हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रथम साम्राज्य। इस चैप्टर में सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक, यानी कि सम्राट अशोक जो थे वो मगध साम्राज्य के महान राजा थे। हम लोगों ने लेसन 7 में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे महाजनपद धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। 273 ईस्वी पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। इसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। यानी कि आज से लगभग 2300 वर्ष पहले अशोक के दादाजी ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भिन्नता थी। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य पर भी अधिकार किया था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। किसमें? नंद साम्राज्य में। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गांधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर में गांधार और कश्मीर का क्षेत्र भी जीता। पश्चिम में भी सौराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक तक उन्होंने सब पे अधिकार कर लिया। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। तो इस विशाल साम्राज्य के अंदर अशोक ने कलिंग का क्षेत्र भी जीता और उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इस युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद, अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और वो धर्म के रास्ते पे चलने लगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है साम्राज्य का प्रशासन। यहाँ पे ये बताया गया कि साम्राज्य का प्रशासन जो है किस तरह से चलता था। अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी को उस टाइम अमात्य बोला जाता था और मंत्री रहते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देते थे। राज्य के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करते थे। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था। समाहर्ता या फिर राजस्व संग्रहकर्ता, ये दोनों एक ही है। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर भू राजस्व था। यानी कि सम्राट का जो है आय का मुख्य स्रोत क्या था? जमीन से मिलने वाला कर था। यह कुल उत्पादन का 1/6 भाग या 1/4 भाग होता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी प्रमुख थे। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था।
इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। प्रांत जो है वो राज्यों से बड़ा होता था, जिसे जिलों में विभक्त कर दिया गया था, यानी बांट दिया गया था। इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था, मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी, जिनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि साम्राज्य का प्रशासन जो है वो किस तरह से चलता था। जैसे कि आज के टाइम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस तरह से होते हैं। तो पहले जब राजा होते थे तो राजा राष्ट्रपति के बराबर हुए और उनके अंडर जो है बहुत सारे लोग काम करते थे, बहुत सारे मंत्री होते थे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, समाहर्ता और संदेशवाहक, जासूस। तो इसी तरह से सब लोग अपना अपना काम करते थे जो राजा की सहायता करते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। नगरों तथा गांवों में अलग अलग न्यायालय थे। नगरों में अलग न्यायालय था और गांव में अलग न्यायालय था। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो अपने फैसलों में और दंड देने में उदारता बरते। जैसे कि आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, वैसे ही पहले होता था नीचे के न्यायालय और ऊपर के न्यायालय। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें औषधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती थी। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्यों एवं पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए, जहां यात्रियों के सुख सुविधा के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता था। सम्राट अशोक अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो उनके प्रजा के हित के लिए थे। भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है, वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग हार गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए। तो उसी का अंश यहाँ पर दिया गया है। उसने अपने विचारों को जो चट्टानों पर खुदवाए थे, जिसको शिलालेख बोला जाता था। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदर पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुदवाया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं
इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें। वास्तव में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे और ये बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था कि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया और उन्होंने धर्म के रास्ते पे चलने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर अशोक का धम्म को धर्म बोला जाता है। पहले आप ये देखिए, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, मतलब धम्म का अर्थ होता है धर्म। तो यहाँ पर अशोक के धम्म के बारे में सभी बातें दी गई है। अशोक ने जिस धम्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें निहित थी। अशोक अपने धम्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। अशोक के धम्म में ना तो कोई देवी देवता थे और ना ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित था। अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत रहा था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अशोक ने अपने धर्म के संदेशों को शिलाओं पर जो खुदवाए हैं तो उसी को अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक ने धर्म के बारे में बताया है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं धर्म के बारे में। तो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। पहला है, यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, जब लड़के लड़कियों की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब यात्रा पर निकलते हैं आदि। महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ भी कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं गुलामों और मज़दूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना आदि। अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों गलत है। हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बुराई करता है और दूसरे धर्मों की बुराई करता है तो असल में वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है अशोक के धम्म में लिखी गई थी। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने अपने अधिकारियों को बोला कि ये संदेश जो है, ये धम्म का संदेश उन लोगों को भी पढ़ के सुनाइए जो मूर्ख हैं, जो खुद से नहीं पढ़ सकते। उनको भी इस संदेश के बारे में पता होना चाहिए। अब इस नोट को देखते हैं। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। उसकी राजाज्ञा यानी कि संदेश विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजाज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में है। उस समय भारत में अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। पहले ब्राह्मी लिपि का ही प्रचलन था और आज के टाइम में आज देवनागरी लिपि, हम लोग जो लिखते हैं लिपि, वो देवनागरी लिपि है। आज देवनागरी लिपि प्रचलित है और पहले के टाइम पे ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। पहले भारत के ज़्यादातर भाग में ब्राह्मी लिपि ही लिखी जाती थी
और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं एक फिगर, ये ब्राह्मी लिपि ही है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्राह्मी लिपि में चट्टान पर खुदा संदेश, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो इस नोट को भी पढ़ते हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल श्रीलंका भेजा। अशोक की राजाज्ञाएं यानी कि अशोक के संदेश चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खोदी गई है। स्तंभों पर कई पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेरों वाला स्तंभ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, तो उसी समय 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्र चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बैठे 4 सिंहों की आकृति है। चित्र में चौथा शेर नहीं दिखता है क्योंकि चौथा शेर जो है इस शेर के पीछे है, इसलिए चौथा शेर नहीं दिख रहा है। तो 3 शेर दिखता है जिसके मध्य में एक 24 तीलियों से युक्त चक्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चक्र है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड तथा एक सिंह की ऊंची उभाड़ युक्त आकृति अलंकृत है जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मीनिंग होता है सत्य की ही विजय होती है। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। यहाँ पर कुछ और भी फिगर दिए गए हैं जिसमें चक्र बना हुआ है। यहाँ पर नोट है, बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से जाना कि अशोक सम्राट कैसे अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे, उनकी न्याय प्रणाली कैसी थी और वो किस धर्म को मानते थे, वे कौन से धर्म से प्रभावित थे और वे कैसे अपनी प्रजा की देखभाल करते थे, कैसे उनका ध्यान रखते थे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।